Assalamu alaikum. Our next topic from the pharmacology is about the anti-asthma drugs. In this lecture, we will discuss the drugs which are used in asthma. This lecture is very much important for FCPS as well as MBBS students, as well as this lecture is very much important clinically. Okay, so you should be able to know about how you will manage the patient of asthma. So first of all is the pathophysiology of asthma. Before discussing the drugs, how the drugs act and treat the asthma, we should be aware of the mechanism, what is happening actually in the asthma patients. Okay, पेशेंट्स जो अस्थमा के हैं उनके अंदर जो अटैक आया हुआ है उनके अस्थमा में एक्चुअली वो क्या रहा है. सो फर्स्ट इज़ अ ट्रिगर. जिनको भी अस्थमा होता है उनका एक ट्रिगर एजेंट होता है जिसकी वजह से उनको अस्थमा अटैक आता है. सो ट्रिगर एजेंट कैन बी एनीथिंग, एनी allergen. It can be a pollen, it can be dust, it can be anything. So first is the trigger. Okay, what's triggering the asthma? This is important. So it is triggered by allergens, infections, exercise, cold air, irritants. Okay, these are all the agents which actually start the mechanism of asthma. पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ें आएंगी, कोई एलर्जेंस आएंगे, इन्फेक्शंस होंगे, एक्सरसाइज करेगा कोई पेशेंट तो उसको एज़मा अटैक आ जाएगा. सर्दियों में मौसमी ये मसला होता है, स्पेसिफिक वेदर के अंदर, ठंड के अंदर इरिटेंट्स हो सकते हैं. इनके वजह से क्या होता है कि TH2 हेल्पर सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, जो T हेल्पर सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं. साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकिन्स 4 और 13 रिलीज़ करते हैं. जब इंटरल्यूकिन 4 और 13 आते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये बी सेल्स को कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करो, और इस केस में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो होती हैं IgE एंटीबॉडीज़. और इंटरल्यूकिन 5 आता है जो कि क्या करता है, इयोजिनोफिल्स को बुलाता है. सो ये आपको बेसिक आना चाहिए. अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनके अगेंस्ट ही एंटी एज़मा ड्रग्स देनी है. हमने इंटरल्यूकिन 4 और 13 को रिलीज़ नहीं होने देना, हमने इंटरल्यूकिन 5 को रिलीज़ होने नहीं देना ताकि ये सारी मैकेनिज़म्स ना हो. हमने IgE की प्रोडक्शन नहीं होने देनी, हमने TH2 हेल्पर सेल्स को काम करने नहीं देना ताकि वो साइटोकाइंस रिलीज़ ना करें. और हमने क्या करना है कि इयोजिनोफिल्स को आने नहीं देना. तो हमें पता होगा कि हो क्या रहा है, तो फिर हम ये सब कुछ करेंगे ना, हमें ड्रग्स इनके अगेंस्ट काम करवाएंगे ना. तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैस्ट सेल्स की एक्टिवेशन होती है. हो क्या रहा है, सबसे पहले कोई इरिटेंट आया, उसने TH2 हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट किया है जिसने साइटोकाइंस रिलीज़ किए हैं, इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ हुए हैं. इंटरल्यूकिन्स 4 और 13 जो होते हैं ये IgE की प्रोडक्शन कराते हैं जो एंटीबॉडी है, और 5 जो है वो इयोजिनोफिल्स को बुलाता है. अब जब हमारे जो IgE की प्रोडक्शन होगी एंटीबॉडी की, तो वो एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल्स के साथ लग जाएगी, और मास्ट सेल्स के ऊपर जब IgE एलर्जन लेके आएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना होगा, तो मास्ट सेल्स क्या करेंगे, डी ग्रैनुलेशन करेंगे, ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करेंगे जिनमें से और चीज़ें निकलेंगी जैसे हिस्टामीन्स हो गए और ये सारी चीज़ें. तो मास्ट सेल्स की एक्टिवेशन हमने रोकनी है किसी तरह, ये हमें पता होना चाहिए. सो IgE बाइंड्स द मास्ट सेल्स एंड दे डीग्रेनुलेट विच रिलीज हिस्टामीन. हिस्टामीन क्या करवाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और म्यूकस की सेक्रेशन करवाएगा. इस वजह से एज़मा के पेशेंट्स के अंदर जब उनकी सांस की नालियाँ बंद हो रही है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है, तो उनको सांस में मसला शुरू हो जाएगा. तो हमने क्या करना है, हमने मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन को रोकना है, हमने हिस्टामीन की प्रोडक्शन को रोकना है. और ल्यूकोट्रीन्स आ रही हैं हिस्टामीन्स के साथ, ल्यूकोट्रीन C4, D4, E4 जो कि क्या करवा रही हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और एडीमा करा रही हैं. तो हमने ल्यूकोट्रीन्स की प्रोडक्शन को रोकना है, या तो हमने उनकी प्रोडक्शन को रोकना है, या ल्यूकोट्रीन्स के जो रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे वो जाके काम कर रहे हैं उनको डीएक्टिवेट करना है. और प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं. तो हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अगेंस्ट वर्क करना है, हमने स्टेरॉइड्स देने हैं जो कॉक्स पाथवे को इनहिबिट करेंगे और ये सब कुछ नहीं रिलीज़ होगा. सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं. मास्ट सेल्स के साथ IgE एंटीबॉडी आके लगी, एंटीजन लेके आई, और मास्ट सेल्स ने डीग्रैनुलेट किया, हिस्टामीन्स रिलीज़ हुए. हिस्टामीन्स ने क्या किया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन म्यूकस सेक्रेशन करवाई. ल्यूकोट्रीन्स ने क्या किया, उन्होंने भी एडीमा कॉज किया, उन्होंने भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाई. कौन से ल्यूकोट्रीन्स हैं, C4, D4, E4. और क्या हो रहा है,
और प्रोस्टाग्लैंडिन साइटोकाइन रिलीज़ हो रहे हैं जो कि फ़र्दर इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। सो हमने क्या करना है, हमें ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं करानी, हमने एडीमा इन्फ्लेमेशन नहीं करानी, तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देंगे, हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की रिलीज़ को कम करेंगे, हम ल्यूकोट्रीन्स की रिलीज़ नहीं होने देंगे, हम एंटीहिस्टामीन्स देंगे, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन जो कर रहे हैं उनको इनहिबिट करेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स देंगे, हम इंटरल्यूकिन्स को रिलीज़ होने से रोकेंगे, हम इओजिनोफिल्स को रिलीज़ होने से रोकेंगे, आईजीई की प्रोडक्शन हम नहीं होने देंगे। तो ये सारे हमारे टारगेट्स हैं। फिर एयरवे चेंजेस आ रही हैं, इन सब की वजह से जो ऊपर हो रहा है, इनकी वजह से एयरवे चेंजेस आ रही हैं। क्या हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो रही है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या है, नैरोइंग, वीजिंग और डिजनिया, सांस में मसला हो रहा है। एयरवे इन्फ्लेमेशन में किस वजह से हो रही है, लिम्फोसाइट्स की वजह से, मास्ट सेल्स और इओजिनोफिल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। और एयर इन्फ्लेमेशन हो रही है, म्यूकस हाइपर सक्रीशन हो रही है, म्यूकस हाइपर सक्रीशन हो रही है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो एयरवेज हैं वो फर्दर बंद हो गई हैं। एक तो वो पतली होती जा रही है और ऊपर से उनके अंदर गंद फंसता जा रहा है, इन्फ्लेमेशन और म्यूकस फंसता जा रहा है, जिसकी वजह से और सांस में मसला होगा। सो एयरवे चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। किस तरह एयरवे में क्या हो रहा है, उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गई है, स्मूथ मसल्स हाइपरट्रॉफिक हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। टू की कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे ब्रोंकोस्पैज़म, इन्फ्लेमेशन और ब्रोंकोस्पैज़म जो है जब वो होगा तो क्या हो रहा है, एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं, एकदम से सांस की नालियाँ बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्यूटली अटैक आ रहा है। एक तो सांस में मसला हो रहा है, ऊपर से सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं। वीजिंग क्या है कि सांस की नालियाँ बंद हो गई हैं, उनके अंदर से जब एयर पास करेगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उन तंग नालियों में से जब वो एयर गुजरेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम कहते हैं वीज, वो आएगी। इन्फ्लेमेशन जो है वो हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, म्यूकस फंस रहा है, क्रोनिक स्वेलिंग होती जा रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है सेल्स की, मास्ट सेल्स, टी हेल्पर सेल्स और ये सारे। और अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते तो एज़मा वर्सन होता जाएगा और इरिवर्सिबल प्रॉब्लम हो जाएगी कि सांस की नालियाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी और उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी। सो हम क्या करेंगे, हमें ये क्यों पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है, क्योंकि अब हमने ड्रग्स डिस्कस करनी है। हम क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीटा 2 एगोनिस्ट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक्स, हम डिस्कस करेंगे थियोफेलिन, जिन्होंने क्या करना है, जिन्होंने ब्रोंकोस्पैज़म को रिलीव करना है, सांस की नालियों को खोलना है जो कि बंद हो रही हैं। और हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी है, जो दोनों की कंपोनेंट्स हैं उनको ट्रीट करना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में हम स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे, हम ल्यूकोट्रीन्स एंटागनिस्ट यूज़ करेंगे, जो ल्यूकोट्रीन C4 D4 E4 को नहीं रिलीज़ होने देंगे, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पैज़म नहीं होगा, एडीमा नहीं होगा। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स देंगे ताकि मास्ट सेल्स डीग्रेनुलेट ना करें और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स और हिस्टामीन्स ना रिलीज़ हों। और हम जिसकी वजह से रिड्यूस करेंगे इन्फ्लेमेशन, अटैक्स को प्रिवेंट करेंगे, ताकि एक तो हमारे अटैक्स अभी तो हम ट्रीट कर रहे हैं लेकिन फर्दर अटैक्स भी ना आए। इन्फ्लेमेशन कम होगी तो फर्दर अटैक्स भी ना आएंगे। और रीमॉडलिंग जो हो रही है कि थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई जा रही है और स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी होती जा रही है, उसको भी हमने ट्रीट करना है। हमारा ये काम है कि एक तो ब्रोंकोस्पैज़म ना होने दें, इन्फ्लेमेशन जो हो रही है उसको ख़त्म करें, एडीमा को ख़त्म करें, जितने भी ल्यूकोट्रीन्स हैं उन सबको ख़त्म करें, मास्ट सेल्स को ख़त्म करें, वहाँ से हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज़ ना होने दें, हिस्टामीन्स को ना आने दें, जो भी इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं उनको ना होने दें। तो ये हमारा सारा टारगेट है। और जो एयरवे रीमॉडलिंग हो रही है कि थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई जा रही है और स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हुई जा रही है, उसको हम ट्रीट करें। सो एज़मा इज़ हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवेज, ओके, with bronchospasm, okay. Asthma is with bronchospasm प्लस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकोस्पैज़म एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है अस्थमा में। और हम क्या ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, हम रिलीवर्स देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स और कंट्रोलर्स यूज़ करेंगे, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। सो यही हमारा, ये जितने भी अब हमने फर्दर ड्रग्स डिस्कस करनी हैं उनके लिए बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है और ट्रीटमेंट है। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग से हम स्टार्ट करते हैं। सो क्लासिफिकेशन आपकी मेनली दो हैं, जैसे कि हमने बात की कि हम एक तो यूज़ करेंगे रिलीवर ड्रग्स, जो एट अ टाइम जो एक्यूट सिम्टम्स आए हैं उनको रिलीव करेगी, वो ड्रग्स होंगी। और दूसरी ड्रग्स होंगी कंट्रोलर ड्रग्स, जो कि बाद की जो रिकरेंसेस हैं उनकी प्रिवेंशन करेंगी और इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेंगी।
सो दो टाइप के ड्रग्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर द ब्रोंकोडायलेटर्स. ओके, सो ब्रोंकोडायलेटर्स आर रिलीवर ड्रग्स विच रिलीव द एक्यूट सिम्टम्स. कि जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है जिसकी वजह से SOB हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को सबसे पहले ट्रीट करना है थ्रू ब्रोंकोडायलेटर्स. ओके, which will cause the dilation of the bronchiole so that the symptoms of shortness of breath will be relieved. So bronchodilators are these, okay, which include beta agonists, in which we have SABA, short acting beta agonists, long acting beta agonists, and ultra long acting beta agonists. Then bronchodilators are methylxanthines, in which we have theophylline and aminophylline, and the bronchodilators are anticholinergics, in which we have short acting muscarinic agonists and long acting muscarinic agonists. Okay, so बीटा एगनिस्ट क्या करेंगी कि हम देखेंगे कि वो बीटा के जो रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगी ताकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो रिलीव हो सके और ब्रोंको डायलेशन हो. और जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं वो पैरासिम्पैथेटिक जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको एंटागनाइज करेंगी जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन होगी. ओके, देन आर द ल्यूकोट्रीन पाथवे इनहिबिटर्स, इन विच वी हैव, हमने बात की थी यहाँ के ल्यूकोट्रीन्स के को हम इनहिबिट कर दें या फिर हमने उनके जो रिसेप्टर्स हैं जिन पे जाके उन्होंने काम करना है उनको इनहिबिट कर दें. So first are receptor agonists, in which we have montelukast, zeferlukast, and 5 LOX inhibitors, in which we have xylotine. Okay, they will inhibit the leukotrienes. Then are the biological agonists, biological agents. Biological agents में क्या हैं? agents में कि वो जो IgE एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट हम काम करें, विच वी हैव ओमेलुजुमैब, और दूसरी हैं इंटरल्यूकिन 5 के अगेंस्ट हम काम करें, इन विच वी हैव द मेपेलुजुमैब. सो एंटी IgE के अगेंस्ट है हमारे पास, और इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 4, 13 इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हम देखेंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स में. नेक्स्ट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एजमा ड्रग्स में नेक्स्ट आर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, जिसमें वी हैव स्टेरॉइड्स. और स्टेरॉइड्स जो हैं वो दो तरह के हैं, या तो इनहेल्ड हो सकते हैं या सिस्टेमिक हो सकते हैं. उसमें हम देखेंगे कि इनहेल्ड हमने कब देने हैं और सिस्टेमिक हमने कब देने हैं. इनहेल्ड में वी विल यूज़ बैक्लोमेथाजोन, ब्यूटीसोनाइड एंड फ्लूटिकासोन, एंड इन सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स वी विल यूज़ द प्रेडनिसोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, हम इनको डिटेल से देखेंगे. बट ये क्या करते हैं, जो कॉक्स पाथवे होता है ना उसको इनहिबिट करते हैं, फॉस्फोलाइपेज A2 एंड कॉक्स उसको, और ल्यूकोट्रीन्स C4, D4, E4 जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और एडीमा करवा रही थी उस पैथवे को ये इनहिबिट करते हैं. हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिटेल बात करेंगे. नेक्स्ट आर मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स. इसमें वी हैव क्रोमोलाइन सोडियम एंड नीडोक्रोमिल. ओके, ये मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या करेंगे कि ऑब्वियसली मैस्ट सेल्स को डीग्रैनुलेट नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से हिस्टामिन और वो जो सारे ल्यूकोट्रीन्स वगैरह हैं वो रिलीज़ नहीं होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ नहीं होंगे, और फिर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा पैथवे. और अदर इमरजेंसी थेरेपीज़ में वी हैव PDE4 इनहिबिटर्स जो कि हम यूज़ करेंगे. सो इमर्जिंग थेरेपीज़ में ये अब जो है आ रही हैं न्यू एजेंट्स, बट दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशंस. तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स. जो क्लासिफिकेशन हमने देखी है उसमें वी हैव रिलीवर ड्रग्स एंड कंट्रोलर ड्रग्स. ओके, रिलीवर ड्रग्स क्या करती हैं कि जो एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं एस्थमा के उनसे रिलीव करते हैं, रेस्क्यू करती हैं. और जो कंट्रोलर ड्रग्स होती हैं वो मेंटेनेंस के लिए, कि प्रिवेंशन ऑफ नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए यूज़ होती हैं. ओके, सो रेस्क्यू ड्रग्स, रिलीवर ड्रग्स में वी हैव शॉर्ट एक्टिंग beta-2 एगनिस्ट, इन विच वी हैव सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन. शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स, इप्राट्रोपियम, ये शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब इमीडिएट रिलीफ के लिए थोड़ी देर काम करेंगी और फिर उनका काम ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट आर IV थियोफाइलिन इन स्फीयर अटैक, ये हम यूज़ कर सकते हैं. सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्यूट स्फीयर अटैक में हम देते हैं. ओके, सो दीज आर द रेस्क्यू ड्रग्स. वाइल द कंट्रोलर ड्रग्स में क्या होते हैं, जो रेस्क्यू में थे वो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे, और जो रिलीवर हैं कंट्रोलर हैं सॉरी उनमें वी हैव इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ओके,
नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट। रेस्क्यू में शॉर्ट एक्टिंग थे और जो कंट्रोलर हैं उनमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट हैं, विच वी हैव लाबा, ओके, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट। ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, मोंटिल्यूकास्ट, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती हैं, कंट्रोलर ड्रग्स हैं। नेक्स्ट मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स आ जाती हैं, लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, बायोलॉजिक्स जितने भी हैं ये सारे कंट्रोलर ड्रग्स हैं, ओके। सो शॉर्ट एक्टिंग सारे रेस्क्यू में चले जाएंगे और सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रेस्क्यू में चले जाएंगे, और जो कंट्रोल में हैं उसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट हैं, लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एगनिस्ट हैं, और मैस्ट सेल स्टेबलाइजर, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स, बायोलॉजिक्स, ये सारे कंट्रोलर ड्रग्स हैं, ओके, मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आर, अब हम बारी बारी जो हमने क्लासिफिकेशन देखी है उसमें हम जो है सीक्वेंस वाइज देखेंगे। सबसे पहले वी हैव द बीटा टू एड्रेनर्जिक एगनिस्ट, ओके। बीटा टू एड्रेनर्जिक एगनिस्ट का सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि बीटा टू एगनिस्ट किस तरह से काम करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एज़मा के अलावा कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एज़मा में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे कि बीटा टू एगनिस्ट जो हैं उनमें कौन से ब्रांड्स आते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, उनकी डोजिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम अब ड्रग बाय ड्रग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि बीटा टू एगनिस्ट काम किस तरह करते हैं, ये ब्रोंकोडायलेशन करवाते किस तरह से हैं। सो वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ द रिसेप्टर फॉर बीटा टू एगनिस्ट, ओके। रिसेप्टर जो होता है बीटा रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर कहाँ पे है, ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे वी हैव द बीटा टू रिसेप्टर, ओके। बीटा टू रिसेप्टर है हमारे पास ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे, तो वहाँ पे बीटा टू एगनिस्ट आके बाइंड करेंगे उस रिसेप्टर के साथ। फिर क्या होगा कि साइक्लिक एएमपी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा वाया एडिनाइल साइक्लेज। ये एडिनाइल साइक्लेज है, ये पूरा एक पैथवे चलेगा। एडिनाइल साइक्लेज जो है वो क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगा। साइक्लिक एएमपी आगे से ब्रोंको डायलेशन करेगा, मतलब जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा। तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के ऊपर बीटा टू रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ जाके बीटा टू एगनिस्ट बाइंड करेंगे, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे, साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेंगे, और साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, ब्रोंकियल स्मूथ मसल को जो है वो रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी। इसके अलावा बीटा टू एगनिस्ट दो और काम करते हैं कि ये मास्ट सेल्स मीडिएटर रिलीज़ को भी कम करते हैं, और तीसरा ये म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस भी कराते हैं, मतलब जो सीलिया होते हैं वो मूव करके म्यूकस जो जमा होता है उसको वहाँ से क्लियर आउट करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ बीटा टू एगनिस्ट, क्या क्या करते हैं। तो अब हमारे पास बीटा टू एगनिस्ट दो तरह के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग को हम साबा भी कहते हैं और लॉन्ग एक्टिंग को लाबा कहते हैं, ओके। सो शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, साल्ब्यूटामोल जिसको हम अल्ब्यूटारोल भी कहते हैं, टर्ब्यूटालिन इसमें आती है, लेवोब्यूटारोल आता है, ये तीनों हमारे ड्रग्स हैं शॉर्ट एक्टिंग। साल्ब्यूटामोल ऑल्सो कॉल्ड एज अल्ब्यूटारोल, टर्ब्यूटालिन, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। अब शॉर्ट एक्टिंग है मतलब ये बहुत जल्दी काम करती हैं, फास्ट, 5 से 15 मिनट ये काम करती हैं। 5 से 15 मिनट जो है इनका ऑनसेट है, मतलब इन्होंने अपना काम शुरू करना है, जैसे ही इनको हमने यूज़ किया तो 5 से 15 मिनट में ये अपना एक्शन शुरू कर देती हैं। और कितनी देर तक रखती हैं, 4 to 6 आवर्स के लिए इनका काम रहता है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है शॉर्ट एक्टिंग का, कि रेस्क्यू ड्रग है, जैसे कि हमने पीछे क्लासिफिकेशन में भी देखा कि एक्यूट सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छी है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, अगर कोई बंदा एक्सरसाइज करता है और उसको ब्रोंकोस्पैज्म शुरू हो जाता है तो उसके लिए भी साबा बहुत अच्छी है। सो ये इसका काम है, और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं हमने वो देखा, कितनी देर में ये अपना काम शुरू करती हैं और कितनी देर तक इनका काम रहता है, और इनकी यूटिलिटी क्या है, ये हमने चीज़ें देख ली। लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट में भी हैव साल्मेटेरोल एंड फॉर्मेटेरोल, ओके। शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी थी, सल्ब्यूटामोल also known as albuterol, terbutaline, okay। and long acting में क्या है, formoterol very much important and salmeterol, okay। इसमें मेटरोल आ रही हैं, उसमें ब्यूटा था, इसमें मेटो है, ओके। उनका काम जो था शॉर्ट एक्टिंग का वो 5 से 15 मिनट में शुरू होता था और 4 से 6 घंटे तक रहता था। लॉन्ग एक्टिंग का कितनी देर तक है, 12 घंटे तक ये काम करती हैं, मतलब डबल काम करती हैं, और रैपिड ऑनसेट होता है इनका। फॉर्मेटरोल का बल्कि जो होता है रैपिड होता है, और सल्मेटरोल का आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन इनका काम जो है वो 12 घंटे तक रहता है। तो इस वजह से ये मेंटेनेंस करती हैं, ओके। तो इनको हम यूज़ करते हैं मेंटेनेंस थेरेपी के लिए। शॉर्ट एक्टिंग को हम यूज़ कर रहे थे रेस्क्यू के लिए, ओके।
और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने कभी भी इनको अकेले नहीं देना। लाबा जो होती हैं फॉर्मेटरोल और ये, इनको कभी भी हमने अकेले नहीं देना, अकेले यूज़ नहीं कराना। हमेशा इनको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो मेंटेनेंस के लिए हम यूज़ करते हैं उनके साथ कंबाइन करके देखना होता है, क्योंकि अगर हम इनको अकेले यूज़ करेंगे तो वो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लाबा कभी भी मेंटेनेंस के लिए अकेले नहीं देना, ऑलवेज़ कंबाइन विद इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, तो ये आपको सारा ये नज़र आ रहा है कि एक पेशेंट है, उसकी नॉर्मल ब्रोंक्यूल ऐसी थी लेकिन कंस्ट्रक्टेड ब्रोंक्यूल ऐसी हो गई, कंस्ट्रक्शन हुई हुई है ब्रोंक्यूल के अंदर, म्यूकस जमा हुआ है। तो जैसे ही उसने मेडिकेशन ली, उसने ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट फॉर एग्जांपल लिए, तो क्या हुआ, उसकी ब्रोंक्यूल जो है वो खुल गई। ठीक है, किस तरह से खुली वो हमने काम किया कि एडिनल साइक्लिक एमपी, उसने म्यूकोसिलरी क्लियरेंस भी करा दी, ब्रोंको डायलेशन भी करा दी, रिलैक्स करवा दिया स्मूथ मसल्स को और मास सेल्स को भी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर दिया, तो उसकी जो एक्यूट सिम्टम्स थे वो रिलीव हो गए। सो आई होप आपको समझ आ रही होगी इन सब कॉन्सेप्ट्स की। नेक्स्ट वी हैव, एक तो साबा है, एक लाबा है, एक है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इनका पता होना चाहिए कि इसमें इंडासेटरॉल, विलेंटरॉल आते हैं। और जो शॉर्ट एक्टिंग थी वो 6 घंटे तक काम कर रही थी, लॉन्ग एक्टिंग 12 घंटे तक काम कर रही हैं, और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग 24 घंटे तक काम कर रही हैं। मतलब इनको हम डेली जो अगर एक दफ़ा भी लें तो काम चल जाता है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन इनको हम एज़मा के लिए यूज़ नहीं करते, हम इनको COPD के लिए यूज़ करते हैं, इस वजह से ये एज़मा में इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स, अब देखें बीटा 2 एगनिस्ट के क्या जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको उनके साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता होना चाहिए। सो बीटा 2 agonists कैन कॉज ट्रेमर, टैकीकार्डिया, palpitations, okay, it can cause hypokalemia, okay, it can cause nervousness, headache, insomnia, it can rarely cause arrhythmias, paradoxical ब्रोंकोस्पैज़म के ब्रोंकोडाइलेशन होने की बजाय पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पैज़म हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। बीटा 2 एगनिस्ट जो होते हैं ना, ये हार्ट के ऊपर उसका काम ज़्यादा कर देंगे, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस, ट्रेमर्स, और ये हाइपोकलीमिया कराएंगे, ये नर्वसनेस, हेडेक, इंसोम्निया कराएंगे, और ये एरिथमियाज और पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पैज़म भी करवा सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द ब्रांड्स यूज्ड इन बीटा 2 agonists। ओके, कौन कौन से ब्रांड्स यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट इज़ साल्ब्यूटामोल का जो ब्रांड होता है, अब ये हमने सारे पढ़ लिए कि साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालीन जो होते हैं, और लिवलबेटोल जो है, ये ब्यूटा वाले, ये सारे साबा हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट हैं। तो इनके कौन से ब्रांड यूज़ होते हैं। सो साल्ब्यूटामोल में वेंटोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्ब्यूटालीन में ब्रिकेनाइल है, ठीक है, और जोपेनेक्स है, लिवलब्यूटेरॉल की, मतलब ये सारे ब्रांड्स हैं। साल्मिटेरॉल के सर्वेंट है, फॉर्मेटेरॉल की फोराडिल ऑक्सिस है, और इंडासेट्रॉल की ऑनब्रेज है, ये सारे इसके ब्रांड्स हैं। सो इनको हम आगे देखेंगे, इनकी डोजिंग वगैरह। अब साबा जो है वो हमें समझ के आई इन शॉर्ट कि साबा ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट अटैक के लिए, और लाबा जो है वो मेंटेनेंस के लिए यूज़ होती है, और कभी भी इसको अकेले यूज़ नहीं करना, हमेशा इसको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ यूज़ करना है। और जो फॉर्मेटोरोल है, ये लाबा की एक यूनिक फॉर्म है, इसका रैपिड ऑनसेट होता है। मतलब अगर आपने रेस्क्यू प्लस मेंटेनेंस करनी है तो फॉर्मेटोरोल उसके लिए बहुत अच्छा है कि रैपिड काम करेगा शुरू, और लॉन्ग ड्यूरेशन भी रहेगा, जबकि साबा जो थे वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए काम कर रहे थे। तो इस वजह से फॉर्मेटोरोल है तो लाबा, लेकिन उनका काम जल्दी शुरू हो जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका। अब हम डोजिंग वगैरह की बात करते हैं। सबसे पहले वी हैव साल्ब्यूटामोल। ओके, एज यू कैन सी हेयर कि वेंटोलिन इनहेलर आपको नज़र आ रहा है, और वेंटोलिन रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। दो तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक भी हैव द इनहेलर एंड द अदर वन इज़ रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन ऑफ वेंटोलिन विच इज़ साल्ब्यूटामोल। सो वेंटोलिन इनहेलर अगर बंदा यूज़ कर रहा है तो उसके एक पफ के अंदर, मतलब जो एक दफ़ा वो स्प्रे करता है, उसके अंदर 100 माइक्रोग्राम्स होते हैं। ओके, 100 माइक्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर वो बंदा हर, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 घंटे है, तो उसको हर 6 घंटे 2 पफ्स लेने होंगे। तो ये उसकी डोज़ है। ओके, हर 6 घंटे में 2 पफ। अगर वो रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन यूज़ कर रहा है नेबुलाइजेशन के लिए, तो उसकी डोज़ है कि 5 ml नॉर्मल सलाइन में 2.5 mg इसका मिक्स करना है। अब ये है कि अब हम आजकल क्यों इतना साबा यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से
मोर्टेलिटी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम अकेले लाबा यूज़ कर रहे थे ना, तो उसकी वजह से मोर्टेलिटी रिस्क ज़्यादा हो गया था। इसी तरह जो हमारा साबा है, अगर उसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करें, देखो हर 6 घंटे बंदा 2 पफ ले रहा है, हर 6 घंटे 2 पफ ले रहा है, तो क्या है कि उसकी वजह से डेथ का रिस्क ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ता है दो जो ICS और लाबा के कॉम्बिनेशन पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सीवियर एग्जैजर्बेशन हो जाए एक्यूट रिलीफ के लिए, फिर हम कैसे यूज़ करवाएंगे? हम 3 नेबुलाइजेशन करवाएंगे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। 3 नेबुलाइजेशंस कराएंगे 1 घंटे के अंदर। और उसमें हम क्या कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन यूज़ कर रहे थे वेंटोलिन का, जिसमें हमने क्या किया था कि 5 ml नॉर्मल सलाइन में 2.5 mg उसका मिक्स किया था और हमारी नेबुलाइजेशन तैयार हो गई थी। तो हमने उसको 1 घंटे के अंदर 3 नेबुलाइजेशंस लेनी है इसकी। या फिर अगर हम पफ्स यूज़ कर रहे हैं तो हमने इन्हेलर के थ्रू उसको 6 से 12 पफ्स देने हैं। ओके, सो ये सीवियर अटैक के केस में है कि एकदम से पेशेंट को अटैक आ गया है, तो हमने रेस्क्यू करना है, तो हम 3 नेबुलाइजेशंस करवाएंगे 1 घंटे के अंदर। या अगर हम स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, उसका इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमने कितने पफ्स देने हैं? 6 से 12 पफ, इससे ज़्यादा नहीं देने। ओके, तो उसकी वो जो एग्जैजर्बेशन है वो ट्रीट हो जाएगी। सो यू शुड नाउ कि सल्ब्यूटामोल की ब्रांड कौन सा आता है? वेंटोलिन। 2 तरह के होती हैं चीज़ें, एक वी हैव इन्हेलर एंड द अदर वन इज़ रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन। इन्हेलर की डोज क्या है? 2 पफ्स एवरी 6 आवर्स। ओके, एंड नेबुलाइजेशन की जो रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन है उसकी क्या है? 5 ml नॉर्मल सलाइन में आपने 2.5 mg मिक्स करना है। थर्ड चीज़ कि अगर एक्सर्बेशन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? 1 घंटे के अंदर 3 नेबुलाइजेशंस देनी है। या अगर आप इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं तो आपने 6 से 12 पफ्स देने हैं उसको एक्सर्बेशन के लिए। एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर हम फ्रीक्वेंटली साबा को यूज़ करेंगे तो मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ जाता है। इस वजह से वी हैव टू यूज़ शिफ्ट टू द, अगर ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है टैक्स आ रहे हैं, तो हम शिफ्ट कर लेंगे टू लाबा प्लस inhaled corticosteroids. So this was all about the beta 2 agonists. आफ्टर बीटा 2 agonists जो हमने यूज़ करनी है ड्रग्स, वो हैं मस्करेनिक एंटागनिस्ट्स। ओके, मस्करेनिक एंटागनिस्ट्स भी बीटा 2 एगनिस्ट की तरह ब्रोंकोडायलेशन ही करेंगी, इस वजह से ये रिलीवर मेडिकेशंस हैं। ओके, जो वी हैव द, जैसे हमारे पास साबा और लाबा थे, इसी तरह यहाँ पे वी हैव सामा एंड लामा। ओके, सो ये किस तरह से काम करेंगी? अब जो हमारे बीटा 2 एगनिस्ट थे वो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट कर रहे थे, एडिनल साइक्लिक AMP ब्रोंकोडायलेशन ये हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं एयरवे स्मूथ मसल को, M3 रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक करेंगी। ओके, एंटी मस्करीनिक है ना, एंटागनिस्ट है ना, तो वो क्या करेंगी? M3 रिसेप्टर्स होते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के ऊपर, उनको जाके ब्लॉक करेंगी। ये आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल है, इनके ऊपर M3 रिसेप्टर्स हैं। M3 रिसेप्टर्स के ऊपर क्या हो रहा था? एसिटाइलिन कोलिन जाके बाइंड कर रही थी और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही थी। तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने जाके M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है ताकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ना हो। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं कर पाएगी। इसके अलावा ये म्यूकस सेक्रीशन को भी कम करती है और ब्रोंकोडायलेशन करवाती है, लेकिन इनका जो काम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। ओके, तो इन्होंने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ब्लॉक करना है। ओके, तो इनका काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई हुई है और फिर इन्होंने ब्रोंकोडायलेशन करवानी है। बीटा 2 रिसेप्टर्स ने डायरेक्टली जाके ब्रोंकोडायलेशन कराई थी, तो उनका काम जल्दी शुरू हो रहा है। ओके, एक ऑलरेडी चीज़ हो गई हुई है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई हुई है, उसको ब्लॉक करना, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को एंटागनाइज करना ज़्यादा टाइम लेगा। इस वजह से इनका काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर ये पैरासिम्पैथेटिक काम को एंटागनाइज करेंगे, तो पैरासिम्पैथेटिक का जो काम है वो सब कुछ, जैसे पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? सिक्रीशंस करवा रहा था, तो जब उसको ब्लॉक कर देंगे तो जो है ड्राई माउथ हो जाएगा, थ्रोट इरिटेशन होगी, कफ होगी आफ्टर इनहेलेशन। और रेयरली पैरासिम्पैथेटिक क्या करवा रहा होता है सिस्टम हमारा कि वो हमारी डेफिकेशन
मिक्चुरेशन ये सब कुछ करा रहा होता है। तो जब हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी और ब्लड विजन भी हो सकती है अगर आँख को एक्सपोजर हो गया है। और उसी तरह जैसे बीटा 2 एगनिस्ट पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पैज़म करा रहे थे, ये भी कराते हैं। सो इसी तरह जैसे साबा थे, अब हमारे पास सामा है, शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागनिस्ट। इसमें कौन सी ड्रग आती है? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इसका काम जो है 15 मिनट में शुरू होता है, 15 से 30 मिनट में। देखो यहाँ पे ही समझ आ गई कि साबा 5 से 15 में काम शुरू कर रहे थे, ये 15 से 30 मिनट में काम शुरू करते हैं। लेकिन इनका जो ड्यूरेशन है वो सेम साबा की तरह ही है कि ये 4 to 6 आवर्स काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें यूटिलिटी हम बात कर लेते हैं कि सामा जो होते हैं इनका फ़ायदा क्या होता है, हम इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक्यूट एज़मा में। जस्ट लाइक साबा हम इनको एक्यूट एज़मा में यूज़ करते हैं और सीओपीडी में भी इनका यूज़ होता है। फिर हम बात करते हैं लामा की। लॉन्ग एक्टिंग जो होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? टायोट्रोपियम आता है, ग्लाइकोपाइरोनियम आता है, एक्लीडीनियम आता है और यूमी क्लीडीनियम आता है। तो ये सब जो है ड्रग्स, इसमें टायोट्रोपियम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसका आंसर जो है वो 30 मिनट्स है और 24 आवर्स तक ये काम करते हैं। तो इनका जो लॉन्ग एक्टिंग का है ना, ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग जो हमारे बीटा एगनिस्ट है उनकी तरह इनका काम है कि 24 घंटे तक इनका एक्शन रहता है। इसी तरह क्योंकि ये इनका लॉन्ग एक्टिंग बिहेवियर है तो इस वजह से हम इनको मेंटेनेंस में यूज़ करते हैं सीओपीडी में। और हम इनको ऐड करते हैं इफ़ देयर इज़ स्वीयर एज़मा विच इज़ नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय आईसीएस एंड लाबा कॉम्बिनेशन। तो फिर हम इसकी तरफ जाते हैं। हम स्टेप वाइज थेरेपी आगे देखेंगे किस तरह करते हैं। बट ये आपके पास लामा आते हैं। टायोट्रोपियम 30 मिनट से एक्शन शुरू होता है और 24 आवर्स तक रहता है। कब यूज़ करते हैं हम? एक जो मेंटेनेंस थेरेपी है उसमें हम यूज़ करते हैं जब हमारा सिंपल आईसीएस एंड योर लाबा से आपका मैनेज नहीं हो रहा। तो इसकी डोज़ क्या होगी? क्योंकि 24 घंटे काम करते हैं इस वजह से इसकी डोज़ होती है कि एक दिन के अंदर एक दफ़ा। फिर हम बात कर लेंगे कि इनमें कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, उनकी डोज़ क्या है। तो सबसे पहले सामा है। सामा में हमारा आता है एटम। ओके, सो वी हैव एटम। जो हमने देखा था साल्ब्यूटामोल साबा जो था उसमें क्या था? वेंटोलिन। तो ये एटम, वेंटोलिन, ये सारे आप अपने इमरजेंसी मेडिसिन में देखते होंगे जब एस्थमा पेशेंट्स आते हैं एक्यूट अटैक्स के साथ या सीओपीडी में, तो आप इनको यूज़ कर रहे होते हैं ना। तो ये एटम इसमें आता है ब्रांड इसका एटम रेस्पिरेटरी सोल्यूशन आता है और इपनेप इन्हेलर आता है। जो रेस्पिरेटरी सोल्यूशन है उसकी डोज़ क्या है? 0.25 mg इन 5 ml नॉर्मल सलाइन में नेबुलाइज करते हैं। और इन्हेलर जो होता है उसकी हर 6 घंटे 2 पफ यूज़ करते हैं इस पर नीड। जो लामा है उसका जो ब्रांड है दैट इज़ टायोवेयर, टायोगेट के नाम से आता है, 18 माइक्रोग्राम्स ओडी। सो ये हम आगे देखते हैं। ये देखें, दिस इज़ एटम रेस्पिरेटरी सोल्यूशन 0.025% इन हम डालते हैं इसको नॉर्मल सलाइन के अंदर, ठीक है। और ये टायोवेयर या टायोगेट के नाम से आती हैं 18 माइक्रोग्राम्स की टायोट्रोपियम। ओके, सो दिस इज़ द लामा। ओके, जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम देखा कि कहाँ पे। तो सामा जो है वो एक्यूट अटैक्स में है, फर्स्ट लाइन इन सीओपीडी, एंड लामा इज़ लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस व्हेन द there is severe asthma not being controlled by combination of ICS and LABA. Okay, in short, सामा क्या करेगा? शॉर्ट रिलीफ, और लामा क्या करेगा? लॉन्ग टर्म रिलीफ मेनली इन द COPD and severe asthma if it is not controlled by ICS and LABA combination. Okay, so this was about the ऑल अबाउट द एंटी मस्करीन, जो मस्करीनिक हम एंटागनिस्ट यूज़ करते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट आर मिथाइलजेंथीन्स इन विच वी हैव थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जस्ट लाइक बीटा 2 एगनिस्ट्स, जिसमें बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर जाके एडिनाइल साइक्लेज और साइक्लिक एम्पी पाथवे से ब्रोंकोडायलेशन हो रही थी। और हमारे जो मस्करीनिक एंटागनिस्ट में जो M3 रिसेप्टर्स थे ब्रोंकियल स्मूथ मसल से, वहाँ पर उनको इनहिबिट किया जा रहा था कि स्टेल्कोलिन उसको बाइंड ना करे और ब्रोंको डायलेशन हो जाए, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ना हो। इसी तरह हमारे मिथाइलजेंथीन्स हैं, ये भी ब्रोंको डायलेशन करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पैथवे होगा वो ये होगा कि ये क्या करते हैं? फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट कर रहे होते हैं और एडिनोसिन रिसेप्टर को
इनहिबिट कर रहे होते हैं। ओके, हो क्या रहा होता है कि एडिनोसिन सबसे पहले क्या होता है कि ये देखें, ये जो बीटा 2 रिसेप्टर था इसने साइक्लिक केएमपी बनाया था ना एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू, और फिर आपका जब साइक्लिक केएमपी था वो आपका जो है एएमपी में कन्वर्ट होता है बाय फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है उसको जब इनहिबिट करेंगे तो साइक्लिक केएमपी जो है वो एएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा और वो ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करवा देगा। ठीक है, मतलब पीडीई उसको साइक्लिक एएमपी को एएमपी में कन्वर्ट कर रहा था, तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं साइक्लिक एएमपी रिलैक्सेशन करवाए। तो इस जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करने वाला एंजाइम है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगे हम थ्रू मिथाइलजेंथीन्स। ओके, नेक्स्ट इज़ कि ये एडिनोसिन रिसेप्टर जो था वो बी क्या कर रहा था, वो बी कंट्रैक्शन करवा रहा था। ओके, कैल्शियम को अंदर ला के कंट्रैक्शन हो रही थी, तो हम क्या करेंगे कि हम एडिनोसिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देंगे ताकि कंट्रैक्शन ना हो और जो है वो ब्रोंकोडायलेशन हो जाए। ओके, तो ये इसके मेन काम है कि ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिट करता है और एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ब्रोंकोडायलेशन होती है अल्टीमेटली। इसके अलावा और भी इसके फंक्शंस होते हैं कि ये माइल्ड से एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और इसके अलावा ये डायफ्राम की कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उसकी कंट्रैक्टिलिटी इम्प्रूव होती है तो रेस्पिरेटरी मसल्स फटीग नहीं होती। सो दिस इज़ अबाउट द मिथाइलजेंथीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यू शुड नाउ कि इसमें 2 ड्रग्स आती हैं, थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, एंड हाउ दे वर्क टू कॉज ब्रोंकोडायलेशन। सो वी हैव दीज। अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो बहुत नैरो होता है, मतलब इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर इनकी डोज थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो इनका मसला होता है, मतलब इनकी टॉक्सिसिटीज़ हो सकती हैं। सो ये एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एरिथमियाज एंड सीजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जीआईटी साइड इफ़ेक्ट्स नॉज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया कॉज कर सकते हैं, हेडेक, इंसोम्निया, सीजर्स कॉज कर सकते हैं, सीवीएस में पैल्पिटेशंस, एरिथमियाज, हाइपोटेंशन कॉज कर सकते हैं और ट्रेमर्स, हाइपोकैलेमिया, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इनकी जो सीरम लेवल्स हैं उनको क्लोजली मोनीटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से थियोफाइलिन्स को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनकी डोज एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है इनका। थोड़ी सी भी इनकी डोज ज़्यादा हो जाएगी तो टॉक्सिसिटीज़ और ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजर्स हैं और पैल्पिटेशंस ऑफ हार्ट हैं और एरिथमियाज हैं। सो ऑब्वियसली ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जिसकी वजह से थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन, ये जो मिथाइलजेंथीन्स हैं इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सो इनका यूटिलिटी क्या है कि रेयरली यूज ना हो, कभी कभार हम एडवांस में यूज़ कर सकते हैं इफ़ स्फीयर एज़मा इज़ नॉट कंट्रोल विद आईसीएस एंड लावा। ओके, सीओपीडी में हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि डायफ्राम फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, उसकी जो कंट्रैक्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से मसल फटीग नहीं होती। तो उसके लिए फिर हम सीओपीडी के जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एस्थमा में ऐसा इनका इतना कोई रोल नहीं है। तो इसमें आईवी माइनोफाइलिन आती है जो कि ओकेजनली स्टेटस एस्थमेटिकस, जो कि एक बहुत स्वीयर कंडीशन होती है, उसमें अगर नॉर्मल थेरेपी पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम ओकेजनली ऐसा करते हैं कि अब आईवी इनको यूज़ कर लेते हैं, आईवी मिथाइलजेंथीन्स। ओके, सो इन शॉर्ट हम बात करें तो मिथाइलजेंथीन्स आर वीक ब्रोंकोडायलेटर्स, दे हैव नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, यू शुड नाउ, एंड दे आर नाउ रिप्लेस्ड बाय सेवर ड्रग्स, और स्टिल वी हैव this option as a backup drug for asthma and COPD. So you should know about मिथाइलजेंथीन्स, इनमें कौन से दो आते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इनके, और इनका यूज़ क्या है। ओके, सो इनके अंदर जो ड्रग्स हैं, थियोफाइलिन में वी हैव द ब्रांड थियोग्रैड, एंड बेमीफाइलिन में वी हैव बेमीफिक्स। ओके, सो इनकी डोज क्या है कि हाफ़ टैबलेट सुबह, हाफ़ टैबलेट शाम को, और अगर इससे रिस्पांस नहीं आ रहा तो फिर हम 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को कर देते हैं। ओके, so this is about the theophylline and methylxanthines. Next are our most important drugs, corticosteroids role in asthma. Okay, as we already discussed that जो हमने 3 डिस्कस की हैं अभी तक, बीटा 2 एगनिस्ट्स, मस्करीनिक एंटागनिस्ट्स एंड मिथाइलजेंथीन्स, they were reliever drugs. Okay, they were causing bronchodilation, they were reliever drugs, they were not used for controller
medications. The Saba and Lama was Saba and Sama. They were used for reliever drugs. Okay, they were reliever drugs, and the uh, Laba and Lama were controller drugs. Okay, and IV minophyline was sometimes used as emergency status asthmaticus. Now these are the maintenance drugs, corticosteroids. As we already discussed that corticosteroids may be used in the form of inhaled corticosteroids or IV corticosteroids, systemic corticosteroids. Okay, sorry, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या होता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो हमारा पूरा वो वाला होता है कॉक्स पैथवे, वो सारा उसको इनहिबिट कर रहा होता है. सो दे बाइंड टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, ओके, then to the nucleus and suppress the inflammatory genes, okay, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करी होती है उन सबको. ईओसिनोफिल्स, मास्ट सेल, साइटोकाइंस को ये काम करता है. एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडीमा, मतलब जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको काम करता है. और बीटा रिसेप्टर की एक्सप्रेशन को ज़्यादा करता है. तो इसका ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है. इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जब उनको इनहेल किया जाता है तो ऑब्वियसली जो इनहेल किया जाएगा तो ओरल कैंडिडियासिस हो सकती है क्योंकि ये इम्यूनिटी कम करता है. ओके, डिस्फोनिया हो सकता है, कफ एंड थ्रोट इरिटेशन हो सकती है. इसके अलावा अगर हाई डोज़ हम ले लेते हैं, रेयरली ऐसा होता है कि अगर हम इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं उनको बहुत हाई डोज ले लें तो वो सिस्टमिक इफेक्ट्स भी कॉज करना शुरू कर देता है, जिसमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है बच्चों में, रीनल सप्रेशन हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड कैटरैक्ट्स हो सकते हैं. सिस्टमिक में भी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और आईवी. उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वेट गेन, मून फेसेस, कुशिंग्स, ओके, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, वो भी सारे रोल्स जो आपको पता है स्टेरॉइड्स जो होते हैं, ये एंडो में आपने पढ़ा होगा कि ये हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, वेट गेन, मून फेसेस, immunosuppression, gastric ulcers, psychiatric changes, Cushinite features, osteoporosis. So these are all the side effects of inhaled and systemic corticosteroids. Inhaled corticosteroids में we have beclomethasone, budesonide, fluticasone, mometasone and cyclisonide. These are all the inhaled corticosteroids. Okay, inhaled are having B's. Okay, beclomethasone, budesonide, fluticasone, mometasone. Okay, and systemic में हमारे पास आते हैं prednisone, prednisolone, hydrocortisone और methylprednisolone. Okay, so these are the drugs, corticosteroids. In short, जो inhaled corticosteroids हैं वो लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं और सिस्टमिक जो होते हैं वो सीवियर अटैक्स में रेस्क्यू ड्रग्स यूज़ करते हैं. सिस्टमिक को हम सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं क्योंकि देखिए आपने इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं इसके. तो अगर आप सिस्टमिक ड्रग्स मेंटेनेंस में देना शुरू कर दें तो पेशेंट को तो एक तो बोन फ्रैक्चर शुरू हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाए, और पेशेंट जो है उनको और ज़्यादा फीचर्स, कोशनाइट फीचर्स, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, इतने साइड इफेक्ट्स हैं सिस्टमिक के, तो हम लॉन्ग टर्म इनको यूज़ नहीं कर सकते. ओनली इमरजेंसी में हम इसको यूज़ करते हैं. अदरवाइज़ जो एक्यूट में हमारे पास यूज़ होते हैं सिस्टमिक, और जो लॉन्ग टर्म एज़मा के लिए हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं. ओके, सो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर फर्स्ट लाइन कंट्रोलर फॉर persistent asthma. Inhaled corticosteroids prevents exacerbations and airway remodeling, okay, if taken daily. Systemic are reserved for acute asthma, status asthmaticus, and systemic are used in the short courses in exacerbation and long term avoided due to toxicity. तो अल्टीमेटली हमें यही समझ आई कि जो एक्यूट अटैक में हम जो है वो सिस्टमिक यूज़ करते हैं और क्रॉनिक जो है उसमें मेंटेनेंस के लिए हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं. लेकिन उनका भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि और बच्चों के अंदर ओरल कैंडिडियासिस, ग्रोथ रिटार्डेशन अगर हाई डोज में ले लें बच्चे तो हो सकती है. Okay, so next are the very much important guidelines. ये आपको पता होनी चाहिए कि ओल्ड गाइडलाइंस क्या थी कि साबा जो था वो यूज़ किया जाता था सिर्फ. ये अब आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए कि पहले क्या होता था कि एक्यूट अटैक जब पेशेंट को आता था तो वो सिर्फ साबा हम देते होते थे. नो इन्फ्लेमेटरी कवर वॉज गिवन, सिर्फ साबा दे दिया उसको. और इसकी वजह से क्या होता था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी तो कोई हम कवर दे ही नहीं रहे, तो वक्ती तौर पे ब्रोंकोडायलेशन हो जाती थी, लेकिन जो वहाँ पे एज़मा में उनकी इन्फ्लेमेशन हुई होती थी वो सारे जो साइटोकाइंस वगैरह की वजह से, तो वो इन्फ्लेमेशन सेटल नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो जो एक्सेजरबेशंस आती थी, एक्यूट अटैक्स की फ्रिक्वेंसी थी बहुत ज़्यादा थी. और आपको मैंने पहले भी बताया था कि साबा को अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते थे तो उसकी वजह से मोर्टेलिटी का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता था.
तो ये पहले होता था। अब न्यूअर गाइडलाइंस ये हैं कि हम साबा को यूज़ नहीं करते हैं, हम फॉर्मेटरॉल को यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर्मेटरॉल की मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनका जो ऑनसेट है वो बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे साबा का होता है ना, उसी तरह जल्दी से ये अपना काम शुरू करते हैं 5 मिनट के अंदर, और इनका काम 12 घंटे तक रहता है। तो देखिए फॉर्मेटरॉल तो हमने यूज़ करनी है। इसके अलावा मैंने आपको बात बताई थी, फॉर्मेटरॉल को कभी भी आप अकेले यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी बढ़ाते हैं। तो फिर हम इनको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ देते हैं। तो अब हम यही करते हैं कि जब भी एज़मा का पेशेंट है तो आप उसको स्टेप 1 थेरेपी में साबा यूज़ नहीं कराते, आप उसको फॉर्मेटरॉल और लो डोज़ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से स्टार्ट कराते हैं। अब हम देखेंगे कि लो डोज़ क्या होती है, मीडियम और हाई डोज़ क्या होती है, वो बात की बातें हैं, लेकिन लो डोज़ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और फॉर्मेटरॉल से आप स्टार्ट लेते हो, ये न्यूअर गाइडलाइंस है। फिर हमने वो पहले हम क्या करते थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी कवर नहीं देते थे, जिसकी वजह से मेंटेनेंस नहीं होती थी इतनी अच्छी और एक्सेजर्बेशन ज़्यादा होती थी। अब हम क्या करते हैं, हम रिलीवर ड्रग्स भी देते हैं, कंट्रोलर ड्रग्स भी देते हैं, रैपिड रिलीफ फ्रॉम फॉर्मेटरॉल एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल फ्रॉम ICS। ओके, और ये इन दोनों का फ़ायदा इकट्ठे देने का, और सेफ़र है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और एक्सेजर्बेशंस भी कम होती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स कम है। तो ये न्यूअर गाइडलाइंस है। अब हम ये काम करते हैं कि स्टार्ट ही हम इनसे करेंगे। ओके, सो इसमें हमारे पास जो लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम स्टार्ट कराते हैं, उसमें वी हैव ब्यूटिसिनाइड, जो कि हमने देखा था कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उसका कॉम्बिनेशन है फॉर्मेटरॉल का। इट कैन बी कॉम्बीवेयर और फॉर्मिगेट, ये उनके ब्रांड्स हैं। ओके, कॉम्बीवेयर में क्या है, ब्यूटिसिनाइड का जो डोज़ है वो 200 माइक्रोग्राम्स है और फॉर्मेटरॉल 6 माइक्रोग्राम्स है। फॉर्मिगेट में ब्यूटिसिनाइड 200 माइक्रोग्राम्स है और फॉर्मेटरॉल 6 माइक्रोग्राम्स है। सो कॉम्बीवेयर एंड फॉर्मिगेट। ओके, सो ये मैंने आपको बताना है कि व्हाट इज़ लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, व्हाट आर मीडियम डोज, मॉडरेट डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड व्हाट आर हाई डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। यू शुड नो के जो लो डोज है दैट इज़ 200 to 400 माइक्रोग्राम्स पर डे, मॉडरेट इज़ 400 to 800 माइक्रोग्राम्स पर डे, एंड हाई इज़ 800 मोर देन 800 माइक्रोग्राम्स पर डे। फॉर्मेटरॉल की जो डोज़ है वो 12 माइक्रोग्राम्स पर डे है। इसकी 12 आवर हाफ लाइफ है, जिसकी वजह से हम इसको दिन में 2 दफ़ा देते हैं, 6 माइक्रोग्राम्स BD। ओके, 6 माइक्रोग्राम सुबह, 6 माइक्रोग्राम्स शाम को, जिसकी वजह से इसकी जो है 12 माइक्रोग्राम्स पर डे की डोज़ पूरी हो जाती है। ओके, सो इन दिस स्लाइड आपको ये पता चला होगा कि पहले क्या होता था। पहले हम क्या देते थे, सिर्फ साबा देते थे। अब हम क्या देते हैं, हम लो डोज ICS प्लस फॉर्मेटरॉल का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करवाते हैं। उसका क्या फ़ायदा है वो मैंने आपको बताया। और हम में लो डोज़ ICS क्या है, मॉडरेट डोज़ ICS क्या है, और हाई डोज़ क्या है। और मैंने आपको बताया इसमें इस स्लाइड में कि कॉम्बीवेयर एंड द फॉर्मिगेट आर 2 brands in which there is a combination of low dose ICS and फॉर्मेटरॉल। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टेप वाइज एस्थमा थेरेपी। कि स्टेप 1 इज़ माइल्ड एस्थमा, स्टेप 2 इज़ माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा, step 3 is moderate asthma, step 4 is severe persistent, and step 5 is severe uncontrolled asthma. Okay, so first of all when there is mild asthma, तो आपने सबसे पहले उसको क्या स्टार्ट करवाना है, आपने उसको एयर थेरेपी स्टार्ट करवानी है। एयर थेरेपी मीन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड रिलीवर थेरेपी। ओके, कि जिसमें आपने एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट यूज़ करना है और एक रिलीवर एजेंट यूज़ करना है, जिसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है लो डोज ICS एंड फॉर्मेटरॉल का कॉम्बिनेशन, और वो क्या है, कॉम्बीवेयर या फॉर्मिगेट। ओके, जिसकी डोज क्या है 200 माइक्रोग्राम्स ICS है लो डोज, एंड 6 माइक्रोग्राम्स जो है आपके पास आता है फॉर्मेटरॉल। ओके, सो इन्हेलेशन कितनी है, 1 इन्हेलेशन, सिर्फ एक, इससे ज़्यादा नहीं। दिस इज़ एक्चुअली स्टेप 1। अगर पेशेंट को इससे आराम नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, मींस पेशेंट को माइल्ड एस्थमा है लेकिन परसिस्टेंट है, मतलब वो स्टेप 1 थेरेपी से कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर आपने क्या करना है, आपने वही कंटिन्यू रखना है, लो डोज ICS प्लस फॉर्मेटरॉल एंड 200/6 का कॉम्बिनेशन, 1 पफ एज नीडेड। ओके, नेक्स्ट इज़ मॉडरेट, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 सेम है। अगर इन दोनों से आराम नहीं हो रहा, मतलब माइल्ड था, माइल्ड परसिस्टेंट
है अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा, स्टेप 2 भी हमने क्रॉस कर लिया है, फिर आप जाएंगे एयर थेरेपी से मार्ट थेरेपी की तरफ। मार्ट थेरेपी क्या है? मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी। ओके, मेंटेनेंस एंड रिलीवर, पहले क्या थी? एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीवर, अब क्या है? मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी। सो मॉडरेट में आप क्या करोगे? डोज वही होगी, मतलब लो डोज ICS ही होगा, फॉर्मेटरोल भी उतना ही होगा, लेकिन आपकी पफ्स की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। उसमें क्या था? जब ज़रूरत पड़ रही थी तब आपने यूज़ करना था बस। अब क्या है स्टेप 3 में? जब आपको ज़रूरत पड़ी है तब नहीं, आपने 12 ओवरली हर 12 घंटे बाद आपने एक पफ लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ स्टेप 3। स्टेप 4 क्या है? सीवियर एस्थमा है और परसिस्टेंट है। ओके, सो इसमें भी आपके पास मार्ट थेरेपी आती है, मॉडरेट डोज ICS एंड फॉर्मेट्रोल, लेकिन चेंज क्या आ रहा है? 2 इनहेलेशंस कर दिए अब हमने, ठीक है। स्टेप 3 से फ़ायदा नहीं हो रहा। स्टेप 3 में हमने 1 पफ रखा था 12 ओवरली, अब स्टेप 4 में हमने क्या किया? हमने 2 पफ्स कर दिए 12 ओवरली। ओके, एंड एक्स्ट्रा इनहेलेशन एज नीडेड, और बाकी जब ज़रूरत पड़े। ये मतलब ये है कि देखिए, एक टाइम आपने लिया 12 बजे, फिर आपने लिया मतलब दोपहर 12 बजे लिया, रात 12 बजे लिया, 12 घंटे का वक्फा हो गया, लेकिन 1 एज नीडेड भी है। मतलब अगर आपको दोपहर 12 से रात 12 के दरमियान में भी कोई एपिसोड आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पफ्स कितने हैं? 2 पफ्स, 2 पफ्स सुबह, 2 पफ्स रात 12 बजे, 2 पफ्स सुबह 12 बजे, ठीक है। फिर क्या है स्टेप 5? स्टेप 5 ये है कि आपने हाई इंटेंसिटी मार्क की तरफ चला जाना है। पहले आप लो डोज ही यूज़ कर रहे थे, मॉडरेट डोज की तरफ आ गए, यहाँ पे स्टेप 4 में आप मॉडरेट डोज ICS की तरफ आ गए, लेकिन अब क्या है? अब आपके पास हाई इंटेंसिटी मार्ट है। ओके, इसमें आप क्या करोगे? आप 2 इनहेलेशंस यूज़ करोगे 12 ओवरली, और हाई डोज जो है आपकी ICS की भी होगी, और आप एड ऑन्स भी करोगे। एड ऑन्स क्या करोगे आप? एड ऑन थेरेपी में क्या क्या यूज़ कर सकते हो? जो आपने पढ़े हैं लामा, जिसमें हमारे पास डायोट्रोपियम आता है 18 माइक्रोग्राम्स OD, ल्यूकोट्रीन एंटेगनिस्ट आप ऐड कर सकते हो, आप बायोलॉजिक्स ऐड कर सकते हो, या आप ओरल स्टेरॉइड्स ऐड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली आपको समझ आ गई होगी कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आर सेम, लो डोज ICS एंड फॉर्मेटरोल, 1 पफ एज नीडेड। स्टेप 3 में आप क्या करोगे? आप 12 ओवरली कर दोगे। स्टेप 4 में क्या करोगे? 2 पफ्स कर दोगे 12 ओवरली एंड 1 पफ एज नीडेड मॉडरेट, ठीक है। और स्टेप 5 में आप क्या करोगे? आप एड ऑन्स भी करोगे, आप हाई डोज ICS की तरफ भी जाओगे, और 2 इनहेलेशंस 12 ओवरली भी करोगे। सो सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स की बात करते हैं हम, कि ये हमने स्टेरॉइड्स की बात की, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, ठीक है। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करते हैं कि हमने सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स का भी यूज़ करने हैं। जब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से फ़ायदा नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस केस है कि लाबा एंड ICS का कॉम्बिनेशन जो था, मतलब फॉर्मेट्रोल और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे थे उससे रेजिस्टेंट है, तो फिर आप सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हो, इन विच वी हैव सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। वैसे आपने लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करने मेंटेनेंस के लिए, मैंने आपको बताया था कि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस, कैटरैक्ट्स, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, कुछ नॉट फीचर्स आ सकते हैं। तो सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स मतलब ओरल या IV स्टेरॉइड्स आपने तब यूज़ करने हैं जब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से और जो लाबा का कॉम्बिनेशन था उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो तब रेजिस्टेंट केस है, तो तब इसमें आप क्या यूज़ करोगे? प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसकी डोज़ क्या है? 1 mg पर kg। मैक्सिमम कितनी है? 40 to 60 mg पर kg। लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पेशेंट को जो है साथ में, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है, तो आप उसको क्या करोगे? विटामिन D और कैल्शियम लाजमी दोगे, और क्योंकि उसको पैप्टिक अल्सर्स का रिस्क है तो आप उसको PPIs, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स भी दोगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसकी डोज़ क्या है? हमने डोज़ बात कर ली, 1 mg पर kg से 40 to 60 mg पर kg आप दे सकते हो। इसमें टैबलेट आती है डेल्टा कॉर्टिल 5 mg। प्रेडनिसोलोन की टैबलेट का ब्रांड है डेल्टा कॉर्टिल। तो इसकी डोज़ कितनी बनेगी? अगर 5 mg की एक टैबलेट है और आप उसको 40 to 60 mg पर डे दोगे, तो 1 mg पर kg की है, तो आप ऐसे करोगे कि 6 + 6 दे सकते हो, मतलब सुबह 6,
टैबलेट्स और रात को 6 टैबलेट्स। या आप ऐसे कर सकते हो कि 4+4 कर सकते हो, ओके। या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो ये आपकी है सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स ओरल फॉर्म, ओके, टैबलेट्स। और नेबुलाइजेशन में क्या है कि हाई डोज ICS, ओके, प्लस साबा, ओके, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनेस्ट प्लस हाई डोज ICS की नेबुलाइजेशन की डोज क्या है, ब्यूटिसिनाइड 0.5 mg एंड साल्ब्यूटामोल 1.6 mg। आपने क्या करना है, इन दोनों को 5 ml नॉर्मल सेलाइन में मिक्स करना है, ओके। अगर एक्यूट अटैक आ गया है और आपका लो डोज ICS से फ़ायदा नहीं हो रहा और लाबा के कॉम्बिनेशन के साथ, फिर आप नेबुलाइजेशन करोगे विद हाई डोज ICS एंड साबा। साल्ब्यूटामोल 1.6 mg एंड ब्यूटिसिनाइड विच इज़ हाई डोज 1 इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड 0.5 mg। इसको आप मिक्स करोगे इन द 5 ml नॉर्मल सेलाइन और फिर उसको आप रिपीट करोगे एज नीडेड फॉर रिलीफ जब तक पेशेंट को आराम नहीं आ जाता। एंड ऑलवेज ऐड PPI, ओके। So next are the drugs, mast cell stabilizers, which are also controller medications. Mast cell stabilizers का क्या फ़ायदा है कि ये mast cell degranulation को inhibit करते हैं। How they stabilize the mast cells? By preventing the transmembrane influx of calcium ions due to antigen antibody reaction on the mast cell membrane. Okay? तो ये क्या करेंगे कि calcium ions को नहीं आने देंगे, influx नहीं होने देंगे। And chemotaxis of inflammatory cells को भी ये inhibit करते हैं। सो mast cell स्टेबलाइजर्स क्या करेंगे कि कैल्शियम आइंस को अंदर नहीं आने देंगे, जिसकी वजह से mast cells की डीग्रेनुलेशन नहीं होगी। और दूसरा क्या करेंगे ये कि कीमोटैक्सिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स को इनहिबिट करेंगे। इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, क्रोमोलाइन, सोडियम, ओके। सो क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है कि इनको हम इतना यूज़ नहीं करते। माइल्ड एजमा जो पेशेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन, उनके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं क्योंकि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमने बात की थी कि बच्चे होते हैं उनको नहीं पता चलता, हाई डोज ले लें तो उसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों में, तो हम स्टेरॉइड्स को बच्चों के अंदर अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से माइल्ड एजमा में बच्चों के अंदर हम mast cell स्टेबलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा में हम इनको यूज़ करते हैं कि अगर कोई बंदा एक्सरसाइज करता है उसको एजमा स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से हम जो है एजमा होता है तो फिर हम mast cell स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं। सो इसका जो इन्हेलर आता है सोडियम क्रोमोगाइलेट का 5 mg का आता है, इंटेल इन्हेलर, उसको 2 पफ्स लेने होते हैं दिन में 2 से 4 दफ़ा। सो की पॉइंट क्या है कि mast cell stabilizers are now rarely used in adults। ये बात आप की पॉइंट मतलब आपने ये माइंड में बात रखनी है कि बच्चों में हम इनको यूज़ करते हैं, बड़ों में यूज़ नहीं करते, या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा में हम इनको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द mast cell stabilizers। तो ये इंटेल इन्हेलर होता है mast cell स्टेबलाइजर्स का, सोडियम क्रोमोगाइलेट का, इसको हम यूज़ करते हैं, ओके। सो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ mast cell स्टेबलाइजर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि it can cause throat irritation and cough because it is actually inhaler, so it can cause cough and throat irritation. It can cause bronchospasm and rarely it causes nasal congestion, headache, dizziness, arthralgia and rashes, okay. So this is about the mast cell stabilizers brands. Next are the leukotriene antagonists in asthma, okay. सो हम जैसे कि हमने बात की, ल्यूकोट्रीन एंटागनिस्ट्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स पे उनको ब्लॉक कर दो कि वो रिसेप्टर्स पे जाके काम ना करें, या उनको ही ब्लॉक कर दो ल्यूकोट्रीन्स को। सो ल्यूकोट्रीन्स क्या करते हैं, हमें पता है कि ये यूजिनोफिल्स को बुलाते हैं, ब्रोंकोस्पैज़म करते हैं, एडीमा और म्यूकस सिक्रीशन करवाते हैं। तो वी हैव 2 फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, 5 लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स इन विच ब्लॉक द ल्यूकोट्रीन सिंथेसिस, in which we have the drug xylitol and the receptor antagonists, okay, in which we have montelukast, zafirlukast, which block the cystinoid receptors of the leukotrienes and hence there is no bronchoconstriction and inflammation। तो ये सिंपल सी बात है कि ल्यूकोट्रीन्स इन्फ्लामेशन करवा रहे थे, यूजिनोफिल्स को बुला रहे थे, डीमा कर रहे थे, ये वो कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, ल्यूकोट्रीन्स के एंटागनिस्ट देंगे, ओके। तो ल्यूकोट्रीन्स की सिंथेसिस नहीं होने देंगे, जिसमें वी हैव ज़ाइलोटॉन ड्रग, और या फिर हम क्या करेंगे कि उनकी रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे विच आर द सिस्टेनाइल रिसेप्टर्स। तो उसमें वी हैव द montelukast एंड zafirlukast रिसेप्टर्स, ओके। सो अगेन क्लास ऑफ ड्रग,
द एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स एंड नोट्स. ओके, नोट्स क्या है कि 5 लाइपोऑक्सीनेज जो सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं ज़ाइलेटॉन, ये इतना यूज़ नहीं होते बिकॉज दे कॉज लिवर टॉक्सिसिटी. ओके, सो लाइपोऑक्सीनेज में एल आता है ना, तो आपने याद रखना है इट इज़ एक्चुअली लिवर टॉक्सिक. तो इस वजह से हमें LFTs की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, इस वजह से हम इनको इतना यूज़ नहीं करते. और ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो होते हैं दे कैन बी यूज्ड ओरली वंस और ट्वाइस डेली एंड दे आर वेल टॉलरेटेड. उनके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. सो जैसे मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को हम बच्चों के अंदर यूज़ कर रहे थे माइल्ड एस्थमा के केस में, ये ल्यूकोट्रीन एंटागनिस्ट भी हम बच्चों के अंदर यूज़ करते हैं माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा इन चिल्ड्रन. ओके, एंड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज़म प्रिवेंशन जस्ट लाइक मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हम इनको यूज़ करते हैं. एंड एड-ऑन थेरेपी एज वी डिस्कस्ड इन द स्टेप 5 कि अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर एड-ऑन थेरेपी में हम जो ICS और लाबा के साथ हम इनको ऐड कर सकते हैं. सो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो ज़ाइलेटॉन है इट इज़ हेपेटोटॉक्सिक, requires the liver function monitoring, and the receptor blockers can cause neuropsychiatric effects, depression, suicidal ideation, and headache. Okay, so this is actually the mechanism of action of the leukotriene receptor antagonist, that it competitively antagonizes the cystinyl LT receptor of the leukotrienes. Hence, there is no bronchoconstriction and airway mucus secretion is decreased, vascular permeability is decreased, and recruitment of eosinophils is inhibited. So ये हमारे सारे काम होते हैं इनको ब्लॉक करके. सो ये आपने देख लेना. ओके, ल्यूकोट्रीन्स के बारे में ये देखें, ये ब्रांड है हमारे पास मोंटेलुकास्ट, विच इज़ एक्चुअली द रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट. ब्रांड आता है टैब मॉन्टिका के नाम से. आपने ये ड्रग देखी होगी, प्रिस्क्राइब भी की होगी पेशेंट्स को. तो ये एज़मा के अलावा जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एज अ रिज़ल्ट क्या कर रहा है कि इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है ना. तो मॉन्टिका ड्रग हम यूज़ करते हैं. 10 mg की टेबलेट आती है, ये OD हम दिन में एक दफ़ा देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ रोल इन एज़मा मैनेजमेंट. इनको हम सीवियर रेजिस्टेंट एज़मा स्टेप 5 में यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ल्यूकोट्रीन्स, एंड दे आर हाईली इफ़ेक्टिव, बट दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव. इस वजह से हम इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं है. स्पेशली दे आर यूज्ड इन T2 हाई एंड एलर्जिक और यूजिनोफिलिक एस्थमा. ओके, मतलब जिनमें वो एस्थमा जिसमें T हेल्पर सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एलर्जिक एस्थमा होता है, उनके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं. सो वी हैव IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. देखें ये करेंगे क्या, सिंपल ये है कि जो IgE एंटीबॉडी है ना, उनको जाके पकड़ लेंगे, या इंटरल्यूकिन 5 जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करेगी, इंटरल्यूकिन 5 को पकड़ लेगी जाके, तो वो फिर अपना काम नहीं करेंगे. सिंपल. सो IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में वी हैव रूट एंड डोज ऑफ दिस. इसमें जो ड्रग आती है डैट इज़ ओमेलिजुमैब. सबक्यूटेनियस हम यूज़ करते हैं एवरी 2 to 4 वीक्स. ओके, सिंपल ये है कि ओमेलिजुमैब का इंजेक्शन आता है, सबक्यूटेनियस हमने लगाना होता है हर 2 या 4 हफ्ते बाद. ओके, सो इट इज़ यूज्ड इन सिवियर एस्थमा नॉट कंट्रोल्ड विद हाई डोज ICS एंड लाबा. एंड वो एस्थमा जिसमें IgE के लेवल्स बहुत ज़्यादा हों, तो उनमें हम इनको IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ओमेलिजुमैब को यूज़ कर सकते हैं. सिंपल. फिर इंटरल्यूकिन 5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में जो आती है दैट इज़ मेपोलिजुमैब. ओके, मेपोलिजुमैब. इसकी ये भी सबक्यूटेनियस यूज़ करते हैं एवरी 4 वीक्स. हर महीने एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा लेते हैं इसका भी. सो इट इज़ यूज्ड इन दैट एज़मा वेयर देयर इज़ मोर देन or equal to 2 exacerbations despite high dose ICS and LABA with eosinophils more than 300 microliter. मतलब वो एज़मा जिसमें हमने हाई डोज ICS और लाबा का कॉम्बिनेशन दिया, लेकिन फिर भी उस पेशेंट को 2 या 2 से ज़्यादा एक्सेसरबेशंस आ रही हैं और
उसका ईओसिनोफिलिक काउंट जो है बहुत ज़्यादा है, 300 माइक्रोलीटर से ज़्यादा है, तो फिर हम उसके अंदर इंटरल्यूकिन 5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में पोलिजुमैब यूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? ऑब्वियसली इंजेक्शन है, हर 2 या 4 हफ्ते बाद लगाना पड़ रहा है, तो देयर कैन बी इंजेक्शन साइड रिएक्शंस, ओके, देयर कैन बी हेडेक, हाइपर सेंसिटिविटी and increased risk of infections. Okay, so this is all about the monoclonal antibodies. So monoclonal antibody agents, इंटरल्यूकिन 5 हमने डिस्कस किए, IgE के अगेंस्ट हमने डिस्कस किए, नेक्स्ट आर इंटरल्यूकिन 4 and 13. So here we have dupilumab. Okay, इसमें कौन से हैं? ड्यूपिलूमैब, इसमें भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना होता है हर 2 हफ्ते। इंडिकेशन वही है कि सीवियर एज़मा है, हाई डोज ICS और लाबा की कॉम्बिनेशन में जो है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ा, एक्सर्बेशंस आ रही हैं, ईओसिनोफिलिक काउंट बहुत ज़्यादा है, इंटरल्यूकेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है, एलर्जिक एज़मा है, तो उनके अंदर हम ड्यूपिलूमैब जो है इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 13 को यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि कौन सा एज़मा होता है जिसमें T2 लो एज़मा T2 हाई एज़मा। T2 हाई एज़मा वो होता है जिसको हम एलर्जिक एज़मा कहते हैं। ओके, मतलब 2 टाइप्स होती हैं एज़मा की, एलर्जिक एज़मा, नॉन एलर्जिक एज़मा। ओके, एलर्जिक एज़मा क्या होता है? जिसमें हेल्पर टी सेल्स का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और नॉन एलर्जिक एज़मा कौन सा होता है? जिसमें हेल्पर T2 सेल्स का लेवल कम होता है। ओके, सो एलर्जिक एज़मा इन विच वी हैव CD4 टाइप 2 हेल्पर सेल्स ज़्यादा होते हैं, साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 4, 13, IgE ज़्यादा होते हैं, इंटरल्यूकिन 5 ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ईओसिनोफिलिक एक्टिवेशन ज़्यादा होती है, ईओसिनोफिलिक काउंट ज़्यादा होता है, IgE ज़्यादा होता है, तो इसको कहते हैं एलर्जिक एज़मा, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और नॉन एलर्जिक एज़मा जो होता है मतलब T2 लो एज़मा, उसमें इन सब का लेवल कम होता है। ओके, सो ये आपकी सारी समरी है अभी तक जो हमने बात की सारी की सारी, कि हमने एज़मा को कैसे प्रिवेंट करना है। सबसे पहले तो ट्रिगर्स अवॉइड करें जिसकी वजह से एज़मा हो रहा है। अवॉइड एलर्जेंस, आइडेंटिफाई एंड अवॉइड एलर्जेंस, डस्ट, माइट्स, पोलन्स, पेट्स, किस चीज़ से एज़मा हो रहा है उसको ट्रिगर को अवॉइड करें। इरिटेंट्स, स्मोक, पोल्यूशन, परफ्यूम्स, कोल्ड एयर, इन सब को जो है मैनेज करें, अवॉइड करें। कोमॉक्स को जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, गर्ड, ओबेसिटी, इन सब को ट्रीट करें क्योंकि इनकी वजह से भी एज़मा होता है, तो उन सब को ट्रीट करो तो एज़मा कंट्रोल हो जाएगा। वैक्सीनेशंस कराएं इन्फ्लुएंज़ा की और न्यूमोकोकल की। ओके, बिकॉज़ इनकी वजह से भी जो है वो अटैक्स बढ़ जाते हैं। फिर स्टेप वाइज फार्माकोलॉजिकल थेरेपी हमने डिस्कस की कि हमने कैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 पे जाना है, स्टेप 5 पे जाना है। फिर हमने रिलीवर्स और कंट्रोलर्स ड्रग्स जो हैं उनके बारे में बात की कि रिलीवर्स में कौन से आते हैं और कंट्रोलर्स में कौन से आते हैं। एक्यूट एक्सर्बेशन, जब आपके पास पेशेंट आता है एक्यूट एज़मा का इमरजेंसी में, मेडिसिन की इमरजेंसी में, तो आपने कैसे उसको ट्रीट करना है। आपने उसको ऑक्सीजन देखनी है, उसका आपने सबसे पहले वाइटल्स लिए, आपको उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम मिली, आपने उसको ऑक्सीजन दिया। ओके, नेक्स्ट आपने उसको साबा और इप्राट्रोपियम के साथ उसको नेबुलाइज़ किया। वेंटोलिन जो हमने देखा था किस तरह से देनी है, हमने पफ्स बात की, हमने उसकी नेबुलाइजेशन भी देखी कैसे देनी है, उसके साथ हमने किया। उसके बाद उसको देखा कि सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमने अगर देने हैं ओरल या आईवी तो वो दिए। उसके बाद हमने उसको आईवी मैग्नीशियम सल्फेट दिया इफ़ सीवियर, और हॉस्पिटलाइजेशन किया इफ़ पुअर रिस्पॉन्स। अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो उसको हॉस्पिटलाइज़ कर दो। ओके, अदरवाइज़ उसको कहो OPD में आके मैनेज करा लो, अभी तुम्हारी मैनेज हो गई है। मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप कैसे करनी है कि हमने उसकी सिम्टम कंट्रोल एक्सेस करनी है, ये सारी स्टेप डाउन स्टेप अप ये सारा कुछ करना है। पेशेंट एजुकेशन क्या है कि आपने उसको इन्हेलर टेक्निक से इतना बतानी है कि इन्हेलर कैसे यूज़ करना है, एज़मा एक्शन प्लान उसको देना है सारा, और एडहेरेंस टू कंट्रोलर मेडिकेशन के बारे में बताना है, कंप्लाइंस टू मेडिकेशन एंड रिकॉग्नाइज अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ एक्सर्बेशन, कि जैसे ही वो इमरजेंसी की सिचुएशन आए ना, उससे पहले ही पता चल जाए कि अभी मुझे एज़मा अटैक शुरू होने वाला है, तो वो उससे पहले पहले ही उसको मैनेज कर ले। तो ये सारा पेशेंट की अच्छी सी एजुकेशन है। सो
Asthma management include void triggers, relievers, controllers and education monitoring. ये सारे steps हैं हमारे asthma के patient के. Okay. So this is all about the anti-asthmatic drugs. I hope ये बहुत बड़ा lecture था. इसमें आपने I hope आपने समझा होगा, आपको हिफ्स हो गया होगा कि हमने एज़मा के पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, उनकी डोजेस क्या हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस.